ओके, तो हम बेसिक बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बायोकेमिस्ट्री का। मैटर क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। वो किसकी बनी होगी? एलिमेंट्स की, ठीक है। एलिमेंट्स की बनी होगी तो एलिमेंट्स किसका कंपोज होगा? एटम्स का, ठीक है। ये एक बेसिक सा रफ वो आइडिया है। तो हम जो एलिमेंट्स है ना उसको पढ़ने जा रहे हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118, जिसमें से नेचुरली नॉन 90 है, अप्रॉक्स 90। और उसमें उस 90 में से भी ना बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्रॉक्स 26 मिलते हैं। और वो जो 26 मिलते हैं एलिमेंट्स, वो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक तो बटे हुए हैं मैक्रो में, एक बटे हुए हैं माइक्रो में। तो अब हमें मैक्रो की बात करते हैं हम यहाँ पे। जो मैक्रो होते हैं वो कौन से होते हैं? चॉम्प्स होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इनको मैक्रो एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं बॉडी का। जो बॉडी में मिलने वाले मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो किसका है? इन चॉम्प्स से ही बने हुए हैं वो, जैसे लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। उसके बाद हमें अगली टर्म क्या पता होनी चाहिए? एटॉमिक मास पता होनी चाहिए। क्या होता है? जो एटॉमिक मास है वो अपर केस लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एलिमेंट है जो यहाँ पे लिखा होगा ना अपर केस में, वो तो हो जाएगा एटॉमिक मास ये वाला, और बेस वाला हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है एटॉमिक मास में? कि अपर वाली साइड पे होती है। और एटॉमिक मास क्या होता है? सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चीज़ें और याद करनी है। एक तो जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है हमारा, उसका मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻²4, ये तो है मास। 1.6 ही है इंटू 10⁻⁻19, ये उसका चार्ज कम करके रख दो। वैसे तो ये वाली लिमिट ज़्यादा होगी क्योंकि माइनस साइन है, लेकिन बस याद रखने के लिए क्या करना है, जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसका जो मास है ना वो 1.6 है, और जो हमारा चार्ज है वो भी 1.6 है। फ़र्क क्या है इसकी? यहाँ पे रेस्ट टू पावर में यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे रेस्ट टू पावर में 20 यहाँ पे 19 है, ठीक है। ये हो गया, ये लर्न रहेगा। और इसमें सेम ही प्रोटॉन का भी है, बस प्रोटॉन के पास ये वैल्यू नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल है। चार्ज क्यों होएगा उसके पास? चार्ज तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन में क्या याद रखना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है। इसमें ये याद रखना है बस। और जो चार्ज है वो सेम होता है सबका। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर ना एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है, और ये लोअर केस में प्रेजेंट होती है, तो पता है। एटॉमिक नंबर के बेस पे जो एलिमेंट्स है वो आपस में कैसे कैटेगराइज हो रखे हैं? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स में। जो आइसोटोप है इसको कैसे याद रखना है? लिखा ही है इसमें आइसोटोप। आइसो का मतलब वैसे तो सेम होता है, लेकिन हम इसको कैसे याद रखेंगे? टॉप ही डिफरेंट है, मतलब जो ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक मास जो लिखा जाता है, उसने बोला है आइसोटोप, तो टॉप डिफरेंट, हम मास को डिफरेंट कर देंगे। आइसो बार, बार हमेशा यहाँ नीचे लगता है, तो बार को कैसे रखना है कि बार डिफरेंट है, बेस वाली आइटम डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए। अगला आइसोटोन, थर्ड जो चीज़ है ना इसको सबसे अलग कर दो। अभी तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, आइसोटोन में क्या करते हैं? टोन में क्या आवाज़ आ रही है? टोन, नॉन, नो। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दो, चाहे उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही क्यों ना हो। तो कोई दो एलिमेंट है ए और बी, इन दोनों में जैसे 8 न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, और इसका भी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कुछ भी, लेकिन ये आपस में आइसोटोन कहे जाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन तो सेम है। उसके बाद है हमारा इस आइसोटॉप की जो कैटेगरी है ना, इसकी एक और कैटेगरी है रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप, ठीक है। रेडियो आइसोटॉप को रेडियो आइसोटॉप क्यों कहते हैं ये तो पता है हमें, टॉप डिफरेंट होने वाले इसमें। प्लस ये जो एमिट करते हैं ना, ये अल्फा बीटा गामा रेस को एमिट करते हैं। एमिट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल भी क्यों होता है? या तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए ना ये कुछ रेडिएशन को एमिट करेंगे। वो जो एमिशन हो किस फॉर्म में आएगा? हमारा डिके फॉर्म में। तो डिके कितने टाइप्स के होते हैं? डिके होते हैं हमारे 3 टाइप के, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। अल्फा में क्या याद रखना है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मतलब 2 की, इवन नंबर की बात कर रहे हैं। अल्फा से या क्या याद रखना है? इसमें रिडक्शन ही होएगा, अल्फा में रिड्यूस ही होनी है चीज़ें, चाहे वो एटॉमिक मास ले लो ऊपर वाला, चाहे एटॉमिक नंबर नीचे वाला ले लो। जो एटॉमिक मास है वो तो 4 से रिड्यूस हो जाएगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये दोनों ही इवन नंबर दिख रहे हैं ना, और हीलियम का न्यूक्लियस भी इवन होता है, तो बस ये एक इसमें अल्फा डिके में हीलियम का न्यूक्लियस और रिडक्शन याद रखना, और नंबर 4 से और 2 से। उसके बाद आता है हमारा बीटा डिके। बीटा डिके 2 टाइप के होते हैं, नेगाट्रॉन डिके, पॉजिट्रॉन डिके। नेगाट्रॉन डिके, नेगाट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज होएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होएगा कि उसमें नेगेटिव चार्ज कितना होता है? इक्वलेंट होएगा हमारे इलेक्ट्रॉन के जितना। तो इलेक्ट्रॉन का अगर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होएगा? एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला आता है पॉजिट्रॉन डिके। पॉजिट्रॉन डिके में क्या आना है? प्लस पॉजिट्रॉन नाम से पता चल रहा है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वही इक्वलेंट मास होगा इलेक्ट्रॉन का। इसमें एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। अगर ये चला गया +1 हो गया वहाँ पे, तो एक तो चला गया ना, तो एटॉमिक नंबर तो कम हो गया। उसके बाद आता है गामा डिके। मैंने बोला था ना थर्ड वाला केस हमेशा डिफरेंट होता है, वहाँ पे आइसोटोन का केस था या गामा का डिके का केस है। इसमें कोई चेंज ही नहीं आता एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में। अभी यहाँ पे सब पे चेंज आ रहा था। इस अल्फा में तो रिडक्शन ही होता है, बीटा में रिडक्शन और एडिशन दोनों होता है, गामा में कुछ नहीं होता। तो फिर गामा डिके अक्कर कहाँ होता है? ये इस बीटा और अल्फा डिके के साथ में ही अक्कर हो जाता है। इसके बाद डिके से हमें एक चीज़ और याद रखनी है,
ये जो रेडियो आइसोटॉप था, इससे क्या याद रखना है, हाफ लाइफ का कंसेप्ट। हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ कितना होएगा, Ln2 अपॉन में लैम्डा। जो लैम्डा है हमारा वो क्या है, डिसइंटीग्रेशन कॉफिशिएंट है या कांस्टेंट जो भी लगा लो। और जो Ln2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.693, 0.6। अभी तक हमने क्या क्या वैल्यू पढ़ ली, एक तो 1.6 जिसमें 24 -24 और -19 था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन का भी पढ़ा था जिसमें -28 था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 0.6, ठीक है, 1.6 का 0.6। नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, एक मिनट। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं हमारे, कोवलेंट और नॉन कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉन कोवलेंट के कंपैरिजन में। इसको ऐसे लर्न कर लो, कोवलेंट है स्ट्रॉन्ग है, नॉन कोवलेंट नॉन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी एनर्जी तोड़ने के लिए जितनी इसको रिक्वायर्ड है वो हमेशा कम ही होने वाली है ना। कोवलेंट में ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें लगेगी। तो 80 से 200 किलो कैलोरी पर मोल किस में लगेगी, कोवलेंट में। और उसके अलावा उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 10 लगेगी नॉन कोवलेंट में। दूसरा, ये जो कोवलेंट है ना, काइंड ऑफ इरिवर्सिबल अटैचमेंट होती है, लेकिन जो नॉन कोवलेंट है वो रिवर्सिबल है। नॉन कोवलेंट का मीनिंग ही क्या है कि कोई चीज़ नॉन कोवलेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करती है किसी चीज़ को बनाने के लिए। कोई चीज़ जैसे एंजाइम का केस लेते हैं, एंजाइम है हमारा, सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, ठीक है। कैसी इंट्रैक्शन बनाएगा, नॉन कोवलेंट, क्योंकि अगर वो कोवलेंट बना लेता है ना, ये पक्की वाली इंट्रैक्शन बनाएगा बीच में। ये एंजाइम है हमारा, ये इसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड है, तो ये जो इंट्रैक्शन है ये कैसे होनी चाहिए, नॉन कोवलेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर यही कोवलेंट निकल गई ना तो क्या होएगा, ये यहाँ से डिटैच नहीं हो पाएगा। डिटैच नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, एंजाइम का तो काम ही होता है रिएक्शन को फास्ट करके देना, या और ऐसे तो ये निकलेगा ही नहीं। इसलिए कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। कैसे होती है, रिवर्सिबल। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें कोवलेंट के बारे में देखते हैं। कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं। पोलर जिनमें दोनों साइड पे अलग चार्ज डेवलप हो रहा हो, ठीक है। नॉन पोलर जिसमें ना हो रहा हो। पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर, डाइसल्फाइड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कोवलेंट है, ठीक है। जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड, शुगर में ग्लाइकोसिडिक, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर, डाइसल्फाइड कहाँ, जहाँ प्रोटीन में सिस्टाइन के केस में। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन कोवलेंट। नॉन कोवलेंट फर्दर कितने टाइप के हमारे, चार टाइप के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सॉल्ट ब्रिज, ये तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और वेंडरवॉल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, पहले इसकी एनर्जीज देख लो, बॉन्ड एनर्जी 12 to 30। आयनिक को तो बड़े सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। आयनिक में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सॉल्ट ब्रिज, ये तीनों इसी के नाम है। 3 का डबल कर दो 6, तो 6 से 25 वाला इसका होएगा। 20, 20, 30, 25 ये तो आराम से लगा देंगे। उसके बाद हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का फॉर्मूला H2O होता है, तो 2O से 20 लगा देना है। अप्रोक्स हाइड्रोफोबिक 20 या 20 से कम होता है। उसके बाद है अपना वेंडरवॉल। वेंडरवॉल में तो सबसे कम होती है ये वाली, तो सबसे कम वेंडरवॉल का आ जाएगा। तो ऑर्डर पता चल गया, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, 30 वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, 25 वाला सॉल्ट ब्रिजेस हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक 20 से कम, अप्रॉक्स 20, और वेंडरवॉल 4 से भी कम। तो हम सबसे पहले आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या है, 30, सबसे ज़्यादा यही होने वाला है, 12 to 30। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वाला करेक्टर होता है, और 10% कोवलेंट ये वाला करेक्टर होता है, ठीक है। डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं ये, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, अगर वो ऐसे बनेंगे लीनियर फॉर्म में, ऐसे 180 का एंगल होगा तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल OH, तो ये जो है, ये वाला, ये जो ये आ रहा है, बेंड आ रहा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम होंगे एज़ कम्पेयर टू लीनियर वन, ठीक है। तो डायरेक्शनल होते हैं बॉन्ड। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। जितनी लंबी लेंथ होगी उतनी स्ट्रेंथ कम होएगी ना। इसी वजह से सिंगल बॉन्ड कम स्ट्रेंथ का होता है, डबल उससे सही, और ट्रिपल उससे भी सही, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, 0 डिग्री पे ना 4 बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऐसे 4 बॉन्ड बना रहा है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे बना रहा है क्यों, क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बिल्कुल लो है। और अगर काइनेटिक एनर्जी लो है तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं करेंगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, आइस फॉर्म बना लेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपनी 25 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, 25 डिग्री टेम्परेचर पे उसकी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पार्टिकल मूव भी करेंगे। अगर वो मूव कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर, ये अगर बॉन्ड है ये इधर भी तो जा सकता है, और इसकी जगह फिर कोई और भी तो आ सकता है। ये वाला इधर जा सकता है और इसकी जगह कोई और बॉन्ड आ सकता है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे रूम टेम्परेचर दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, अप्रोक्स 3 बॉन्ड होते हैं। 0 डिग्री पे 4 है और अप्रोक्स 3, क्योंकि कोई टूट रहा है, कोई बन रहा है, ऐसे चल रहा होता है।
बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल, जितना टेम्परेचर देंगे H1 टूट रही है, तो हमने अभी देखा ही है केस। ठीक है, उसके बाद है हमारा आयनिक। आयनिक में क्या याद रखना था हमने, इसकी बॉन्ड एनर्जी 3 दे रखे, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सॉल्ट, तो 3 का डबल कर दो 6। 30 से अगला 25 इसका होना चाहिए, 5 का डिफरेंस डालते रहो। इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो क्या होता है, कांस्टेंट लगा दो Q1 Q2 अपॉन में R D, और जो D है यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो आयनिक में हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर इसका फोर्स निकालना हो तो R का स्क्वायर कर दो। उसके बाद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आते हैं। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एयर का 1 है, सबसे कम एयर का ले लिया, क्योंकि देखो वैक्यूम से लेके चलते हैं इसको, वैक्यूम में तो बिल्कुल हवा होती ही नहीं है, उसको तो जीरो ही लेते हैं, तो एयर है। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो आएगा कैटेगरी में एयर, उसका 1 ले लिया। वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। वाटर में आते ही ना बहुत सारी चीज़ें घुल जाती है, तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा हुआ। जो वाटर है मैंने बोला इसका 80 है, क्यों ज़्यादा दिखा रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है चीज़ों की। सॉल्यूबल कोई चीज़ कब हो सकता है, जब उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई हो। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, कितनी उसमें मतलब कितना स्ट्रेंथ है कि वो जो भी चीज़ उसके अंदर घुलने आ रही है ना, उसको कैसे तोड़ सकता है। जैसे Na है, पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, क्योंकि इसका खुद का भी तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये भी तो देता है। ठीक है, NaOH HCl। उसके बाद है हमारा अगला वाटर हो गया बेंजीन। नॉन पोलर चीज़ों की ना सबसे कम होगी, जब पोलर की हाई होगी बता दिया, तो नॉन पोलर तो उसका उल्टा ही होएगा, कम होएगा, और नॉन पोलर हमें पसंद नहीं, तो उसको वैसे याद रख लेंगे कि कम है ये। DMSO सबसे ज़्यादा 100% DMSO की होती है। DMSO हमने कहाँ पढ़ा था, ग्लिसरॉल के साथ पढ़ा था, तो ग्लिसरॉल की भी मतलब ज़्यादा होगी, और ग्लिसरॉल कहाँ पढ़ा था, क्रायो प्रिजर्वेशन में। ठीक है, क्रिस्टल नहीं फॉर्म होने देते। उसके बाद वाटर का केस ले रहे हैं। जो वाटर है वो पोलर होता है, हाँ पता है। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी चीज़ों की बढ़ जाती है, हाँ पता है। हम आयनिक इलेक्ट्रोसिटी को सॉल्ट ब्रिजेस का केस पढ़े रहे हैं ना, तो यहाँ पे सॉल्ट की बात करेंगे। वाटर के अंदर वाटर है, सॉल्युबिलिटी हाई होती है, पता है। स्ट्रेंथ जो है इसकी बॉन्ड की, जो भी घुलने की चीज़ आ रही है जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, NaCl है, ये हमें पता है, ये रेडिली सोल्यूबल है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम है ना, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो ये यहाँ से टूटता ना तो अलग ना होता, पर ये तो अलग हो रहा है, Na अलग हो रहा है, Cl अलग हो रहा है, तो स्ट्रेंथ हो गई कम। उसके बाद डेल्टा S ज़्यादा हो जाएगी। एक जो चीज़ है ये NaCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और अब ये Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो एक यहाँ है, फिर ये यहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है, तो एंट्रोपी तो बढ़ जाएगी। डेल्टा G जो सॉल्वेंट का ओवरऑल डेल्टा G है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, ये हमारा बीकर था, इसके अंदर हमने कुछ डाला, कुछ भी पार्टिकल डाला, अब उसने ना ऐसे ऐसे पार्टिकल ने यहाँ जगह घेर ली, ये जो ओवरऑल सॉल्वेंट का है एंट्रोपी है वो कम हो जाएगी। क्यों, पहले सॉल्वेंट के पास इतनी सारी जगह थी क्या होने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन अब क्या होएगा, सॉल्वेंट के पास एक जगह इसने ले ली, किसने ले ली, किसने ले ली। ठीक है, ये सारी जगहें ऑक्यूपाई होगी, तो सॉल्वेंट का ओवरऑल डेल्टा जी कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट अपना डेल्टा जी सही करने के लिए क्या करेगा, इसको वापस, चलो ये तो प्रोटीन फोल्डिंग का केस है, वो अलग बताएंगे, पहले सॉल्ट की बात कर लेते हैं। डेल्टा S जो है वो NaCl का तो बढ़ जाएगा, लेकिन डेल्टा G सॉल्वेंट का घट जाएगा, ये बता दिया। और जो डेल्टा G सॉल्ट का भी बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ रही है तो सॉल्ट का भी तो बढ़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन का तो कम हो रहा है, वाटर की तो जगह जा रही है Na और उसके घुलने से। तो आयनिक इंट्रैक्शन जो होती है, और क्या बताना चाहिए, आयनिक इंट्रैक्शन 2 टाइप की होती है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन कहाँ होएगा, जैसे हमारा DNA है और ये हिस्टोन पे बाइंड कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आयनिक इंट्रैक्शंस है। रिपल्शन कहाँ होता है, जैसे DNA है, DNA में रिपल्शन कैसे होता है, एक स्ट्रैंड है ये P नेगेटिव चार्ज से है, दूसरी स्ट्रैंड है ये भी P नेगेटिव चार्ज से है, अगर इनको आपस में लाओगे, यहाँ भी P नेगेटिव है, यहाँ भी P नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे रिपल्शन शो करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब आते हैं हम हाइड्रोफोबिक पे। हाइड्रोफोबिक को कैसे याद रखना है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरने वाले हैं, तो वाटर का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे H2O। इस 2O से 20 अप्रॉक्स इसका वो बना लेना है, और ऐसे भी याद हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक 25 था तो ये कितना होने वाला है, 25 का डिफरेंस बोला था मैंने। अब इसमें क्या है, नॉन पोलर जो चीज़ें होती है ना वो वाटर से डरती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो जब वाटर, एक मिनट, जो वाटर का एंट्रोपी है ना, नॉन पोलर चीज़ें जब भी उसके अंदर सॉल्यूबल करते हैं वाटर की एंट्रोपी घट जाती है, सॉल्ट से घट रही थी, अब हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। ये हमारा पानी है, पानी के अंदर ना हमने प्रोटीन जैसा कुछ डाला, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा खुल गया। खुलते ही इसका जो डेल्टा एस था, इमेजिन इसका कम है, इसका तो डेल्टा एस बढ़ गया ना, ये खुल गया, इतनी सारी जगह ले रहा है। और पहले पानी देखो, ये कितनी सारी जगह इसकी पानी की थी, इससे पहले वाले केस में तो पानी की पूरी जगह थी, अब इसमें इतनी इतनी जगह है, इसमें सिर्फ इतनी सी जगह रह गई है। तो डेल्टा एस किसका, सॉल्यूशन का या वाटर का, वो कम हो जाएगा। अब देखते हैं, यही सब लिखा है, क्या बात चल रही है, जब नॉन पोलर वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर का डेल्टा एस कम होता है, हाँ उसके पास जगह कम होती है क्योंकि प्रोटीन अनफोल्ड होता है या कुछ भी हो रहा होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है वो किस किस पे डिपेंड करता है, अगर थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे, टेम्परेचर दे दिया
तो भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड खुल जाएंगे। थर्मल एनर्जी दे दी है, कोल्ड ट्रीटमेंट दे दी है, तो भी खुल जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किस किस पे डिपेंड करता है, ये कुछ चीज़ें हैं। चेन लेंथ, जितनी लंबी चेन लेंथ उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। सॉल्ट अगर हम मिक्स करेंगे तो भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बढ़ता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होएगा हाइड्रोफोबिसिटी उतनी ज़्यादा होएगी। अभी हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा कैसे हो, मैंने तो डाइलेक्ट्रिक पर खुलना बताया था। अब ये प्रोटीन फोल्डिंग का केस है। ये हमने बिकर कुछ भी लिया, कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने प्रोटीन डाला, ठीक है, पहले वो खुला। जब वो खुला तो वाटर क्या करता है, इसका वाटर की बात कर रही हूँ मैं, वाटर का डेल्टा एस कम हुआ, इस चीज़ को वो रिवर्ट बैक करने के लिए क्या करेगा, इस चीज़ पे फोर्स लगाएगा और इसको अलग से प्रेसिपिटेट कर देगा अलग से। और यही जो चीज़ है ये फोल्डिंग में हेल्प करती है। ये फोल्ड का प्रिंसिपल यही है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्ट, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो गई। जो पानी से ये हमारा अगर प्रोटीन है ना, जो पानी से डरते थे वो सारे अमाइनो एसिड अंदर पैक हो गए और ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इसको ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने पे हाइड्रोफोबिसिटी ही तो हुई, फोल्डिंग ही तो हो गई प्रोटीन के लास्ट में, ठीक है। अब वेंडरवॉल की बात करते हैं। वेंडरवॉल में क्या पता होना चाहिए, सबसे कम है नॉन बॉन्डेड, जो हमारे नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं ना आइटम्स, या वो कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़े टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होती रहेगी, अपना चार्ज चेंज करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इस पर भी नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, थोड़े टाइम बाद क्या होएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे डायपोल हमेशा बनता रहेगा। डायपोल की बात हम किस में करेंगे, वेंडरवॉल के केस में, ठीक है। तो जो नॉन बॉन्डेड क्या होंगे, एटम्स होते हैं हमारे, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा, सबसे पहली बात यही है, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ एक टाइप का अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। इंटरेक्शन दो तरह की होती है, या तो अट्रैक्शन हो रहा होगा या रिपल्शन हो रहा होगा। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टेंस सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे ना, तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये आपस में बॉन्ड अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे और ये चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था आयनिक में, एक फॉर्मूला ये रहा डेल्टा जी। वेंडरवॉल का इंटरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए अपॉन में आर का 12, बी अपॉन में आर रेज़्ड पावर 6, और फिर वही फोर्स वाला फॉर्मूला, इंटरेक्शन वाला आई मीन, ठीक है। यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करी थी, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली कि ये जो अट्रैक्शन है वो 12 होता है और ये रिपल्शन है वो 12 होता है, और जो अट्रैक्शन है वो 6 होता है। ये कैसे डिफाइन करा गया है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, एक मिनट, ये ग्राफ है हमारा, इसमें क्या बता रखा है, ये हमारा डिस्टेंस है जिसपे बिल्कुल सब सही होएगा। इससे अगर हम आगे जाएंगे ना, ये अट्रैक्शन की साइड है और ये रिपल्शन की साइड है, अगर हम इससे मैं थोड़ा इधर जाऊंगी इधर जाऊंगी इधर जाऊंगी तो धीरे धीरे मेरा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन की तरफ जा रही हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ये जो डिस्टेंस वाला एरिया है इसी पे मेरा मतलब वो फॉर्मेशन होता है डायपोल, और इधर रिपल्शन वाला एरिया, अगर मैं इससे इतना सा भी थोड़ा सा भी इधर गई ना, ये मुझे रिवर्ट बैक कर देगा, रिपेल करेगा। इधर गई और ज़्यादा, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिवर्ट बैक का ऑप्शन यहाँ पे तो बहुत जल्दी हो रहा है। तो रिपल्शन हमेशा ज़्यादा पावर से लगता है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन, यही बात यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद हमारा और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बॉन्ड लेंथ के बारे में देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या रखना है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे SP1 के साथ SP1 आना था और 3 के साथ SP3 आना था, बट ये यहाँ नहीं है, यहाँ ये उल्टा कर दो, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है तुम्हें, SP3 SP2 तो 2 के साथ रहेगा, लेकिन 3 की जगह फिर से 1 आ गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड को सिग्मा और पाई कहते हैं, और जिसमें 3 होते हैं उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होने वाला है, एक बॉन्ड पाई होने वाला है, और दूसरा बॉन्ड भी पाई होने वाला है। अब ये जो मैंने 3 और 1 वाला बताया था वो इसको लर्न करने के लिए बताया था। हम सबसे पहले वाटर की बात से हमें याद रहेगा 80 नंबर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है ना, 80 रख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, SP3 और ये 1, ये 4 दिखा रहे हैं, 3 और ये एक बॉन्ड 1, और यहाँ पे 3 है और SP1 टोटल 4 दिखा रहे हैं हमें। तो 4 के मल्टीपल में बढ़ाना है, 8 में 4 प्लस करा 12, 12 में 4 प्लस करा 16, तो ये तीनों आ गए, ठीक है। और बॉन्ड जितनी बड़ी होगी लेंथ उतनी स्ट्रेंथ कम होगी, ये बात हमें पता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करती है, कब कब वो बढ़ेगी, सिर्फ बड़े का केस देख रहे हैं। अगर किसी चीज़ का साइज़ छोटा सा है ना, हमें पहले पता है लंबी चीज़ों की स्ट्रेंथ कम होती है, छोटे साइज़ की तो ज़्यादा ही होगी, ये क्लियर। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो वो ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम कम होनी चाहिए, सरफेस एरिया ये टोटल सर्कल का ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा, ठीक है, मतलब वॉल्यूम के कंपैरिजन में एरिया ज़्यादा है। पोलैरिटी, किसी चीज़ की पोलैरिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। वाटर के अंदर आने के बाद ना जो नॉन पोलर चीज़ें होती है वो क्या करते हैं, वाटर की क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ उनमें क्या होती है, वीक होती है, इसलिए वो खुल जाते हैं। लेकिन जो बहुत पोलर होते हैं वो चीज़ें स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे। ये आ गया केस फिर से, सॉल्युबिलिटी का केस। अगर कोई चीज़ इसके अंदर घुल रही है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड्स क्या है, वीक है, टूट गए हैं तभी तो घुल पाई है। तो सॉल्युबिलिटी कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ तो कम हो गई ना,
अगर ये घुल रहा है तो इसके बॉन्ड वीक है, स्ट्रेंथ कम हो गई। और मैंने यहाँ क्या क्या बताया, सॉल्युबिलिटी को मैंने कम कर दिया, वो रेडिली सोल्यूबल नहीं है। वो सोल्यूबल कब नहीं होएगा, जब उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएंगे मतलब वो टूट नहीं रहे होंगे, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और ये हो गया डन।